है सभी जल्दी से जल्दी जुड़े। अपने भारतीय इतिहास में एक कहानी सुनी थी हमने, नंद वंश के साम्राज्य में घनानंद। वे एक ऐसा राजा था जिसके पिता के पास है वो अपार धन संपत्ति थी और उसने अपने समय में घनानंद ने कोई विशेष काम नहीं किया था और करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि पिता के द्वारा है वो क्षत्रियों का क्या किया गया था, नाश किया गया था। और नाश करके है और वहां पर एक नया वंश स्थापित किया गया था जिसको कहा गया था नंद वंश। नंद में है वो अंतिम शासक की बात की थी हमने, वो कौन था, घनानंद था। तो पहले हम थोड़ा सा है वो चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे थे कौन से वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में बात कर रहे थे। ये मौर्य वंश जिसका जो काल रहेगा वो 323 से कितना 185 और कई जगह हम पढ़ते हैं 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। तो देखिए मौर्य वंश में एक नाम याद रखना है। मौर्य वंश में मोर पालने वाली जाति, मोर पालने वाली जाति के नाम से, मोर पालने वाली जाति के नाम से इस वंश का नाम क्या पड़ा था, मौर्य। कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ कहानियों के माध्यम से अलग अलग बातें हैं वो क्या आती है, सामने आती है। देखिए थोड़ा सा अपने हैं वो आज कुछ बच्चे हैं वो नए स्टूडेंट हैं, वो इंडियन हिस्ट्री की क्लास में जुड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा हम है वो पीछे हमने जितना मैटर पढ़ लिया है, हालांकि वो भी क्लास है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन एक छोटा सा है वो डायग्राम आपको बनाना है भी किस प्रकार से हमने भारतीय इतिहास की शुरुआत की थी। हमने एक काल के बारे में जाना था जब व्यक्ति किसी को नहीं जानता था, कोई किसी को नहीं जानता था। वो काल कौन सा था, पाषाण काल। कौन से काल में थे हम, पाषाण काल में थे। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। फिर देखिए एक समाज, यानी कि सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई जिसको क्या नाम दिया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम दिया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि लोग सै को क्या बुलाते थे, है बुलाते थे, सै को क्या बुलाते थे, है। इसलिए हमने उन सिंधु वासियों को हमने किस नाम से जाना, हिंदूवासी, और अपना ये क्या बनाता आगे चलकर है, हिंदुस्तान। तो इस समाज में हमने जाना था जो मुखिया थी वो माता थी। मुखिया कौन थे, माता थी। और फिर एक ऐसा काल आया विंटरनीड्स ने एक काल के बारे में बताया था। वो काल कौन सा था, वैदिक काल। कौन सा था, वैदिक काल। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है वो तो रही थी 2350 से कितनी, 1750 ईसा पूर्व। 2350 से कितनी रही थी, 1750 ईसा पूर्व। ये वैदिक काल बताया गया 1500 से कितना, 600 ईसा पूर्व। 1500 से कितना, 600 ईसा पूर्व। इस वैदिक काल के भी कितने भाग किए थे हमने, 2 भाग। कितने भाग किए थे, 2 भाग। एक भाग जिसमें सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई, कोई प्रकार की बुराई नहीं थी, वो कौन सा, ऋग्वेदिक। कौन सा काल था, ऋग्वेदिक काल। लेकिन एक भाग और जिसको क्या नाम दे दिया गया, उत्तर वैदिक। कौन सा, उत्तर वैदिक काल। हमने ये जाना था भी इस समाज में जो मुखिया हुआ करती थी वो माता हुआ करती थी। समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। लेकिन मुखिया माता के स्थान पर आगे चलकर कौन हो गया, पिता। कौन हो गया, यानी जब माता थी तो कर्म होते थे, माता थी तो कर्म होते थे। लेकिन जब समाज कैसा हुआ, पितर सत्तात्मक हुआ, तो पितर सत्तात्मक ऐसे नाम लेते हैं ना पितर, तो भी अपने को अजीब सा लगता है। पितर शब्द का है वो यूज हो रही है। पितर वैसे पूर्वज, पितर कौन होते हैं, पूर्वज होते हैं। कई होते हैं ना किसी के मुंह से बोलते हैं अपने लोग, देवी देवता वाले टॉपिक पढ़ते हैं जब पितर का नाम आता है। मान लो दादाजी को दफना के आए, 12 दिन बाद में है वो अचानक से किसी के मुंह से, या रात को ऐसे गेट है वो, कौन है, मैं फलाना राम। तो कई बार ऐसे डर वाली फीलिंग होती है ना, और वो बताते हैं अभी ये तो कोई अपने पूर्वज बोल रहे थे, तो वो पितर है। तो यहाँ पे देखो मात्र, और इधर कौन थे, पितर सत्तात्मक। और पितर सत्तात्मक परिवार में समाज
इधर कर्म होते थे और इधर क्या होने लग गए, कांड होने लग गए, बड़े बड़े कांड। और पहला ही कांड कौन सा था, तलाक था। क्योंकि ऋग्वेदिक काल में जो ज्यादा चलबल थी वो किसकी थी, महिला की थी। अब महिला ने अपने टाइम में है वो चौधर कर ली, लेकिन अब टाइम है वो उत्तर वैदिक काल में किसका टाइम आया भाई, पुरुष का। किसका टाइम आया, पुरुष का टाइम आया। और हमने ये जाना भी ऋग्वेदिक काल में जो भी जाति वगैरह थी ना, भी जाति व्यवस्था में हम बात करते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और कौन है, शूद्र, ये 4 प्रकार के है वो वर्ण व्यवस्था। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता था, कर्म देखा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत तक है जो राजा का पद है वो क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। राजा का पद कैसा हो गया था, वंशानुगत हो गया था। और अपने यहां ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल को किस प्रकार से समझेंगे, तो देखिए सबसे पहले कौन सा काल, ऋग्वेदिक काल। उसके बाद कौन सा काल था, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में सबसे पहले किसको जाना गया था, कुल को जाना गया। किसको जाना गया, कुल को जाना गया। कुल के बाद में किसको जाना गया, गांव को। किसको जाना गया, गांव को। फिर विश्व, उसके बाद कौन सा, जन, और जन के बाद कौन सा, राष्ट्र। हमने ये बात जानी थी भी सबसे ज्यादा जो शब्द मिलता है वो कौन सा मिला था, जन। इनमें सबसे ज्यादा शब्द है वो कौन सा, जन शब्द का उल्लेख मिला था 271 बार। कितनी बार, 271 बार। तो देखिए उत्तर वैदिक काल आया और तो सब वैसा ही रहा, लेकिन ये जन है वो किस में परिवर्तित हो गए, जनपद में परिवर्तित हो गए। यानी कि हम बोल सकते हैं भी जो छोटे छोटे राज्य है, छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे जनों ने मिलकर है वो किसका निर्माण किया, महाजनपदों का। किसका निर्माण किया था, महाजनपदों का निर्माण किया था। और ये महाजनपद है, इन महाजनपदों की संख्या है वो कितनी थी, 16। कितनी थी, 16। और इन 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली रहा था, सबसे शक्तिशाली कौन सा रहा था, मगध। कौन सा रहा था, मगध रहा था। और हमने जाना था मगध बड़ा हसीन था। मगध का वातावरण कैसा था, बड़ा ही हसीन था। इसलिए मगध पर जो राजवंश हुए थे उसमें अपने को क्या याद रखना था, हसीन। कैसा याद रखना था, हसीन याद रखना था। मगध हमने बात की थी जब, हाँ जी, जब पूर्वोत्तर भारत की तरफ एक शक्तिशाली साम्राज्य मगध का निर्माण हो रहा था, उसी समय अपने पश्चिमोत्तर भारत पर है वो कुछ विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमणों में पहला जो आक्रमण है वो किसने किया था, ईरानियों ने। किसने किया था, ईरानियों ने। ईरानियों में सबसे पहला किसने, साइरस। कौन है, साइरस। लेकिन ये आक्रमण क्या रहा, असफल रहा था। ये आक्रमण असफल रहा तो सफल आक्रमण किसका रहा था, डेरियस, दारा। क्या बोलते हैं जिसको, दारा या डेरियस। अब डेरियस को कहा जाता है क्षत्रप प्रणाली का जनक। उसने है जो राज्य है वहां पर कुछ मुखिया, कुछ गवर्नरों की नियुक्ति की थी, जिससे उस समय क्या कहा जाता था, क्षत्रप कहा जाता था। और वहीं से देखिए हम असीन से है वो एक वाक्य बनाएंगे, है से हर्यक। ऐसे कौन सा, हर्यक वंश से। सी से कौन सा वंश है, शिशुनाग। कौन सा, शिशुनाग। और न से कौन सा वंश है, नंद वंश है। हम जानते हैं हर्यक वंश में हाय लगी थी। हर्यक वंश को क्या लगी थी, हाय लगी थी। और हाय किसकी लगी, हमने जाना था हाय लगी थी किसकी, बापू की। किसकी लगी थी, बापू की लगी थी। तो 20 से बिंबिसार। 20 से कौन सा, बिंबिसार। ऐसे कौन सा, अजात शत्रु। ऐसे कौन सा,
अजातशत्रु, इन दोनों ने राजधानी किसको बनाया? राजगृह को। राजधानी किसको बनाया? राजगृह को। नेक्स्ट पी से पाटलिपुत्र। पी से कौन सा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। किसने बनाया था? उदयन ने। और इस वंश में जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? क्या नाम था? नागदशक। क्या नाम था? नागदशक था। आगे देखिए, एक बच्चे की है वो नाग ने रक्षा की, तो वंश का नाम क्या पड़ा था? शिशुनाग। क्या नाम पड़ा था? शिशुनाग नाम पड़ा था। हर एक वंश का शासनकाल हमने जाना था, कितना था? 544 से कितना था? 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश रहा था 412 से कितना? 344। और नंद वंश रहा था 22 वर्ष। कितने वर्ष से? 22 वर्ष से। तो 344 से कितना? 322 से ईसा पूर्व। हमने जान लिया था भी मगध पर है वो कितने राजवंशों ने? 3 राजवंशों ने है वो अपना क्या चलाया था? शासन चलाया था। लेकिन हमारा जो टॉपिक है आज का वो कौन सा रहेगा? मौर्य। किसके बारे में पढ़ेंगे? मौर्य। और जब मौर्यों का नाम आएगा, मैं मौर्य का नाम आएगा, तो मगध का भी नाम आएगा। किसका नाम आएगा? मगध में सबसे ज्यादा गदागद। क्या याद रखनी है? मगध में सबसे ज्यादा क्या हुई थी? गदागद हुई थी। लेकिन मौर्य साम्राज्य से पहले ही मगध है वो बन चुका था। मगध है वो बन चुका था। और मगध पर कितने राजवंशों ने? 3 राजवंशों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, तो देखिए 3 राजवंशों ने। लेकिन हम पुराणों में जाना था हमने एक बात, मगध के बारे में हमने पुराणों में क्या जाना? भी मगध का जो पहला उल्लेख मिलता है, मगध का जो पहला उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? मगध का पहला उल्लेख। तो देखिए ये अपने मगध है। इस मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में। मगध पर ये मानते हैं भी जो पुराण है, पुराण ये बताते हैं और महाभारत के अनुसार बताया जाता है भी यहां पर एक वंश हुआ था जिस वंश का नाम क्या था? वृहदर्थ। और ये जो वृहदर्थ है इसके पिता का नाम क्या था? वसु। क्या नाम था? वसु नाम था। ध्यान दीजिएगा, वृहदर्थ के पिता का नाम क्या था? वसु। इसीलिए इस मगध को रामायण वगैरह में एक जो नाम मिलता है इसको किस नाम से जानते हैं? वसुमित्र। किस नाम से जानते हैं? वसुमित्र के नाम से जाना जाता है। इस बृहदर्थ वंश में प्रतापी शासक हुआ था जरासंध। कौन हुआ था? जरासंध। और अंतिम हुआ था रिपुंजय। अंतिम कौन हुआ था? रिपुंजय। और ये मानते हैं भी अंतिम शासक जो रिपुंजय है उस रिपुंजय को मारने वाला कौन था भाई? कौन था? बिंबिसार। और इस बिंबिसार ने कौन से वंश की स्थापना की? हर्यक। कौन से वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो हम शक्तिशाली में पढ़ेंगे तो वो कौन सा था? मगध था। कौन सा था? मगध था। अब अपने को वो हेडिंग डालनी है भी मगध में है जो मौर्य वंश है उसकी नींव है आखिर कैसे पड़ी थी। तो देखिए हमने कल बात की थी भी एक तरफ से है वो ये शक्तिशाली, इस तरफ कौन सा साम्राज्य था? मगध। और उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा? तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। शिक्षा का केंद्र शिला तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला। 700 ईसा पूर्व में 700 ईसा पूर्व में सबसे जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? तक्षशिला। और अगर पूछे भी पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? वो था नालंदा। कौन सा था? नालंदा। नालंदा कहाँ? बिहार में। नालंदा कहाँ? बिहार में। तो ये राजा तक्ष की नगरी थी। और यहाँ तक्षशिला, तक्षशिला में है वो एक ब्राह्मण की एंट्री होती है जिसका नाम क्या था? चाणक्य। इसी को कहते थे कौटिल्य और इसका मूल नाम था विष्णुगुप्त। तो देखिए मगध में
जो वंश उस समय शासन कर रहा था वो कौन सा था? नंद वंश। और इस नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? घनानंद। इस घनानंद ने है वो जनता पर क्या लगा दिए? कर। जनता पर क्या लगा दिए? कर लगा दिए। तो यहाँ की जनता है वो किससे मिलने के लिए जाती है? चाणक्य से। किससे? चाणक्य। क्योंकि उस समय है वो ये अर्थशास्त्र वगैरह नाम सुना है ना, अर्थशास्त्र है। उस समय है वो नेट सेट पीएचडी उस टाइम का एक प्रोफेसर जिसका नाम क्या था? चाणक्य। उच्च कोटि का था और लंबी चोटी का था। उच्च कोटि का था और लंबी चोटी का था। चाणक्य जाति से नाम चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। कूटनीति थी इसलिए नाम कौटिल्य। और जो मूल नाम था इसका वो क्या था? विष्णुगुप्त। मूल नाम क्या था इसका? विष्णुगुप्त। तो ये जो चाणक्य है ये चाणक्य यहां से गया था भाई किसको समझाने के लिए? घनानंद को समझाने के लिए। अब घनानंद को समझाने के लिए गया है लेकिन उस समय है वो शाम हो जाती है। और शाम होते इस घनानंद के साम्राज्य में हमने बात की थी है ना, अप्सराएं वगैरह वो नृत्य किया करते थे। घनी उसकी सेना थी, घना उसका साम्राज्य था। घनी उसकी सेना थी, घना उसका साम्राज्य था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और एकमात्र राज कर रहा था कौन है? घनानंद। तो कोई चीज की कमी थी नहीं। ओनली क्या चलती थी? पार्टियां चलती थी। शाम को है वो ऐसे टाइम नहीं देखा जाता था अभी कितने टाइम तक है, 1 ही बज सकते हैं, 2 ही बज सकते हैं, ठीक है। और इसके है ये घनानंद है। घनानंद के तो है वो 3-4 पे लेने के बाद में है वो इसका खोपड़ा है वो हिल जाता था। अब ये घनानंद है, इससे मिलने के लिए बाहर खड़ा है ब्राह्मण। कौन है? चाणक्य। चाणक्य को बुलाया गया, किसके सामने प्रस्तुत किया गया? घनानंद के। किसके सामने? घनानंद के सामने है वो इसके सेनापति के द्वारा है वो प्रस्तुत किया गया। तो इसने पूछा भी आप कहां से आए हो? उसने कहा भी मैं कहां से आया हूं? तक्षशिला से आया हूं। अच्छा, आपका परिचय कौन सी जाति से हो? ब्राह्मण। क्या हूं मैं? ब्राह्मण हूं। यहाँ क्या लेने आए हो? तो देखिए इसने ही कहा था ना भी आपके यू यानी तुम पर एक आक्रमण होगा जिसमें तुम्हें क्या याद आ जाएगी? नानी याद आ जाएगी। ठीक है, तो हमने वो रीजनिंग बड़ा भी देखा था। ये रीजनिंग में बोलते हैं ना माँ की माँ नानी, भी एक तो माँ की गाली और एक माँ की माँ कौन है? नानी। इसने कहा भी तुम पर एक आक्रमण होगा यूनानी जिसमें तुम्हारी 3 दूनी क्या हो जाएगी? 6। 3 दूनी क्या हो जाएगी? 6। क्योंकि आक्रमण कैसा होगा? यूनानी। कौन सा होगा? यूनानी। यूनानी आक्रमण में हमने बात की थी जिस समय यूनानी आया था सिकंदर। कौन आया था? सिकंदर। क्योंकि भारत पर यह कैसी विपदा आई है, बाहर सिकंदर खड़ा था और अंदर घनानंद के परछाई है। तो अंदर तो कौन था? घनानंद था। और बाहर से कौन आ रहा था? सिकंदर आ रहा था, जो फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जिसको अलेक्जेंडर द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जिसने एक ड्रीम देखा था, एक सपना देखा था कि मैं पूरे विश्व को क्या करूंगा? जीतूंगा, पूरे विश्व को जीतूंगा। ऐसी नीति लेकर है वो आया था। कौन है? सिकंदर। सिकंदर है विश्व विजेता की जो नीति लेकर आया था, लेकिन पोरस ने उसका रास्ता रोका था। और उस सिकंदर को बुलाने वाला राजा भी कहां का था? तक्षशिला का। ये बातें हमने पढ़ ली थी। तक्षशिला का जो शासक है जिसका नाम था अंबी। क्या नाम था? अंबी। तो देखिए तक्षशिला का जो शासक था अंबी, इस अंबी की बनती नहीं थी किसके साथ? पोरस के साथ। किसके साथ? पोरस के साथ। और ये मानते हैं एक तरफ देशद्रोही था, एक तरफ देश प्रेमी था। एक तरफ देशद्रोही था और एक तरफ देश प्रेमी था। देशद्रोही शासक कौन था? अंबी था। और देश प्रेमी शासक कौन था? पोरस। पोरस ने कभी झेला था किसको? सिकंदर। और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था? हमने जाना था सिकंदर अस्तु। क्या जाना था? सिकंदर अस्तु। तो अरस्तु का है वो चेला था सिकंदर। विश्व विजेता नीति है वो लेकर आया था, लेकिन पोरस ने उसे रोका था, उसको झेला था। नदी का नाम झेलम। क्या नाम था? झेलम। वक्त बीत गया इसलिए क्या नाम? वितस्ता। क्या नाम था? यूनानी इतिहासकारों ने कहा है हाई लेवल का युद्ध था। कैसा युद्ध था? हाई लेवल का युद्ध था, इसलिए उसको बोला गया था हाई डेस पिच का युद्ध। कौन सा युद्ध है? हाई डेस पिच का युद्ध है, जो किस किस के मध्य हुआ था? पोरस और सिकंदर। तो उस समय देखिए अपने वाले राजाओं की एक खास बात ये रही है कि अपने वाले राजा, एक तो अगर सामने वाला निहत्था है तो अपने वालों ने क्या किया? भी अपने तो वार नहीं करते। अपने जब सम्राट का नाम आता है ना, हिंदू सम्राट में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, उन्होंने भी तो गलती की थी। किसको?
मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध में छोड़ दिया था। वैसे ही देखिए ये जो पोरस है, ये पोरस है, जब वे सिकंदर की तलवार गिर जाती है, दोनों आपस में लड़ रहे थे, सिकंदर की तलवार भी बड़ी फेमस थी। अब अचानक से है वो किसकी तलवार गिर जाती है, सिकंदर की है वो तलवार गिर जाती है। लेकिन पोरस क्या कहता है, मैं निहत्थे परवारे नहीं करता। अच्छा, खाली हाथ वार नहीं करते। फिल्मों में देखते हैं ना, फिल्मों में भी ऐसा ही होता है, सामने वाला विलन वगैरह है, एक तरफ है वो हीरो खड़ा है, एक तरफ हीरोइन खड़ी है, और अचानक से है वो सामने विलन है, विलन के हाथ से है वो हथियार है, सामने वो हथियार गिर गया। तो यही है, वही डायलॉग यहीं से बने हैं भी मैं निहत्थे परवार नहीं करता। तो देखिए पर दोबारा से जब किसकी तलवार गिरती है, पोरस की तलवार गिरती है। जब पोरस की तलवार गिरती है तो सिकंदर इसकी गर्दन पर है वो तलवार लगा लेता है और बोलता है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, है ना। तो इसने कहा था वही सलूक करो जो एक राजा का दूसरे राजा के प्रति होता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम विशेष घनानंद किसके समकालीन था, सिकंदर के। किसके, सिकंदर के। किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। तो हमने है वो शक्तिशाली राजवंश में यानी मौर्य से पहले भी किसकी स्थापना हो चुकी थी, मगध की स्थापना हो चुकी थी। और ये जो मगध है, और मगध के लिए गदा गद है, मगध में गै से याद रखना है, जो पहली राजधानी गै से कौन सी थी, गिरिव्रज। यहाँ पर राजधानी राजगृह कौन सी थी, राजगृह। तो पहली राजधानी कौन सी थी, मगध की पहली राजधानी कौन सी, गिरिव्रज या राजगृह। इसी को वसुमित्र और इसी को कुशाग्रपुर के नाम से जाना जाता था। आज हम जानेंगे कि जो मगध में है वो मौर्य वंश की नींव है वो कैसे रखी जाती है। नींव यहां से शुरू होती है। ये जो घनानंद है वो अपमानित करता है किसको, चाणक्य को। किसको अपमानित करता है, चाणक्य को अपमानित करता है। और चाणक्य जाति से ब्राह्मण क्या था, ब्राह्मण था। और जब जब ब्राह्मण से पंगा हुआ है तो इतिहास लंबा हुआ है, इसलिए ब्राह्मण से पंगा नहीं लेना चाहिए। अपने सनातन धर्म में है वो ब्राह्मण के बगैर तो कोई काम ही नहीं है। संस्कार कितने अपने, 16। कितने, अब 16 संस्कार है, जिसमें जन्म के हैं, विवाह के हैं, मृत्यु के हैं। ब्राह्मण के बगैर है क्या, जय हो ब्राह्मण देवता की। याद रखना है भी, और किसी से पंगा ले लेना, क्योंकि ये मानते हैं भी ब्राह्मण की केड़ी बात खाली कौन जावे, अपना ही कहनी, ब्राह्मण की केड़ी बात खाली कौन जावे। तो कई बार होता है ना, अपने कोई ब्राह्मण वगैरह आ जाए, वो अपने को अपने थोड़ा बहुत है वो भविष्य के बारे में बताते हैं, अपने हाथ है तो देखना एक्सपायर डेट है वो पास में आ गई, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह शादी नहीं हो रही है। तो कई बार ब्राह्मण बोल देता है ना भाई शादी का योग तो है वो आपका लिखा हुआ है, 2 बीवियां आएगी, एक मोटी और एक पतली, कैसे मत करो प्लीज, एडजस्ट करो थोड़ा सा, इसको सही करो, है ना। तो वही देखो भी ब्राह्मण की कही हुई बात है खाली। तो ध्यान देखिए, इस चाणक्य का है वो अपमान कर दिया गया था, और यहीं से चाणक्य दिमाग में बिठा के गया था। और दूर जाकर बोलता है ना, जिस ये जो घनानंद है वो इसके लात वगैरह मारता है, किसके, चाणक्य के लात मारता है ना, ये दूर जाके गिरता है, और ऐसे नीचे गिरने के बाद बोलता है गंद है, ना नंद है, मार दियो रे, कम कम बता के तो ठोका रहे, पहले से है वो आपने ठोक दिए मेरे, कम से कम बताना तो था। तो ये दूर जाकर है वो गिरा था, और उस समय है वो इसकी क्या खुल गई, चोटी, सिका खुल गई थी इसकी। और दूर जाकर बोलता है ना, जा रहा हूं इस महफिल से वापस से, जरूर आऊंगा तेरे वंश का एक दिन अंत करके जाऊंगा। ऐसे मसल के उड़ जा तू, एक और ठोकूंगा। तेरे को भविष्यवाणी तो है, वो तेरे को पता तो लगता ही है भी क्या होने वाला है, आक्रमण होने वाला है, लेकिन तेरे को ये पता नहीं था भी 10 मिनट बाद तेरे साथ क्या होने वाला है। तो उससे चाणक्य ने कहा था भी मैं इतना भी आका कौन देखूं, मैं इतना भी आगे के भविष्यवाणी नहीं करता भी, आपने तो मेरी ठोक दी, पर कोई बात नहीं है, आपने एक ब्राह्मण से पंगा लिया है। अब यहां से है वो ये चाणक्य है वो चला जाता है, और उसी समय है वो इसकी नजर है वो एक बालक पर पड़ती है, एक बालक पर पड़ती है जो एक खेल खेल रहा था। कौन सा, राजकिल्लम। कौन सा खेल खेल रहा था, राजकिल्लम है वो खेल खेल रहा था। और वहीं से है उस बच्चे को वो खरीद के लाता है ना। तो आप है वो आज के लिए है वो हेडिंग डालिए, अपने पृष्ठभूमि जितना भी हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा अपने है वो रिवाइज कर लेते हैं भी, हमने है वो क्या पढ़ा था, किस प्रकार से हमने
ध्यान दीजिए, पहले ये कौन सा काल था? ऋग्वेदिक काल। रिवाइज करिए थोड़ा। पहले हमने किसको जाना? कुल को। कुल के बाद है ग्राम को। ग्राम के बाद है विश्व। विश्व के बाद है और जन के बाद है सबसे ज्यादा किसका? जन शब्द का उल्लेख कितनी बार? 271 बार। कितनी बार मिला था? 271। लेकिन ऋग्वेदिक और उत्तरवेदिक में ये है कि ये जो जन शब्द है, जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में नहीं मिलता, या मिलता है जन का मिलता है लेकिन जनपद का नहीं मिलता। यही जनपद आगे मिलकर है वो क्या कहलाए? महाजनपद है। महाजनपद कितने? शक्तिशाली कौन सा? मगध में गदा गदे। क्या हुई थी? गदा गदे। हो जाती है ना आपस में गदा गदे, कोई हसीनाओं के चक्कर में कई बार गदा गद हो जाती है ना। तो देखिए, है हर्यक वंश, है से हर्यक वंश है, सी से शिशु नाग वंश, और नय से कौन सा? ये हर्यक वंश जिसको पितरहंता अपने अपने बापू को टपकाया। किसको टपकाया? बापू को। तो बी से बिंबिसार, ऐसे अजात शत्रु, दोनों ने राजधानी किसको बनाया? राजधानी राजगृह को। राजधानी राजगृह को बनाया था, लेकिन पी से पाटलिपुत्र किसने बनाया? उदयन ने। किसने बनाया? उदयन ने। तो नेक्स्ट वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश। और फिर नंद वंश। नंद में शक्तिशाली था महापद्म नंद। कौन था? और इसी महापद्म नंद का बेटा कौन था? घनानंद। घनानंद है, और घनानंद है किसके समकालीन था? सिकंदर के। तो घनानंद ने किसको लात मारी? चाणक्य को। चाणक्य जाति से क्या था? और जब जब ब्राह्मण से पंगा हुआ है तो इतिहास से लंबा हुआ है। तो इतिहास में हम देख सकते हैं, जैसे कि मौर्य वंश हमने पढ़ेंगे तो उसमें बृहदर्थ अंतिम शासक कौन होगा? बृहदर्थ। बृहदर्थ ने भी पंगा लिया एक ब्राह्मण से, तो इसका वंश का क्या हो गया? खात्मा हो गया। और ऐसे ही अपने इतिहास में बात करेंगे, क्रांति हुई थी ना 1857 की क्रांति। उस समय मंगल पांडे भी क्या था? एक ब्राह्मणी था। तभी बोलते हैं जब जब ब्राह्मण से पंगा हुआ है तो इतिहास से लंबा हुआ है। तो देखो, यहाँ ब्राह्मण से पंगा नहीं होता तो कभी भी इतिहास लंबा नहीं होता। तो देखिए, उसी चाणक्य को है वो लात मारी किसने? घनानंद ने। किसने लात मारी थे? और चाणक्य बताने गया था ना, यू यानी तुम पर एक आक्रमण होगा जिसमें तुमको क्या याद आ जाएगी? तुम्हारी क्या हो जाएगी? 3 दूनी 6 हो जाएगी। तो आक्रमण कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। तो ये देखो, चाणक्य कहाँ का प्रोफेसर था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला। शिक्षा का बड़ा केंद्र कौन सा? तक्षशिला। राजा तक्ष की नगरी कौन सी थी? तक्षशिला। उस समय तक्षशिला का शासक कौन है? अंबी। अंबी ने है वो किसको आमंत्रित किया? सिकंदर को। सिकंदर को। अंबी की किससे बनती नहीं थी? पोरस से। किससे नहीं बनती थी? पोरस से नहीं बनती थी। इसलिए सिकंदर, और ये देखो अंबी और पोरस की आपस में बनती नहीं थी। एक तरफ देशद्रोही था, एक तरफ देश प्रेमी था। और पोरस को रास नहीं आया। किसका रास्ता? सिकंदर। और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदरस्तु। क्या याद रखना है? सिकंदरस्तु है वो अपने को याद रखना है। अभी लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप। इतना हमने पढ़ लिया था। आज के लिए अपना वंश कौन सा रहेगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश जिसका शासनकाल कितना रहा था? 322 से 184 ईसा पूर्व। और कहीं कहीं ये मिलता है भी 323 से कितना? 185 ईसा पूर्व है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज का अपना टॉपिक है वो ये रहेगा, मौर्य वंश। तो सबसे पहले मौर्य वंश में आप लिखिए, लिखिए मौर्य साम्राज्य से पहले
मौर्य साम्राज्य से पहले ही मगध की स्थापना हो चुकी थी। यानी कहने का मतलब है मगध साम्राज्य की क्या हो चुकी थी, स्थापना हो चुकी थी। हमने जाना भी नंद वंश का अंतिम शासक, उस समय नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, कौन था, घनानंद था। ये जो घनानंद है, अगर अपने से पूछे कि समकालीन किसके था, तो किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम शासन व्यवस्था सुदृढ़ की गई, जिसे मौर्य सम्राट कौन है, अशोक ने क्या कह के आगे बढ़ाया, जियो ओरे जीने दो, जियो ओरे जीने दो के सिद्धांत पर है। वही शासन व्यवस्था को और भी अधिक है वो सुदृढ़ बनाया था, किसने, अशोक ने। तो सबसे पहले हम जानेंगे मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। भी हमें मौर्य वंश की जानकारी है वो कहां से मिलती है। उतार लिया इतना, ठीक है, आगे चले, उतार लीजिए। इस प्रकार से है वो मगध में गदागद क्या हुई थी, गदागद हुई थी। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन मारा गया, घनानंद है। और घनानंद को ही मारेगा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन मारेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है, इतनी बात है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। लिखिए मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत में हम जान सकते हैं चाणक्य, जिनकी रचना कौन सी है, अर्थशास्त्र। चाणक्य जिनकी रचना कौन सी है, अर्थशास्त्र। एक कहानी सुनिएगा। ये चाणक्य जिस बच्चे को खरीदता है, जिसका नामकरण भी किया जाता है, वही बच्चा आगे चलकर क्या बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। उसकी थोड़ी सी कहानी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानकारी के स्रोत में अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अपने जो भारतीय साहित्य है, भारतीय साहित्य में मौर्य वंश की जानकारी का सबसे उत्तम अगर कोई भारतीय स्रोत है तो वो कौन सा है, अर्थशास्त्र। कौन सा है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में है इसका वर्णन मिलता है, मौर्य साम्राज्य की राजनीति का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो देखिए अर्थशास्त्र, सबसे पहले अर्थशास्त्र में एक प्रथा का उल्लेख मिला था, कौन सी, दास। कौन सी प्रथा का, दास प्रथा का उल्लेख मिला था। हम जानेंगे इस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, किस प्रकार से ये चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी मुलाकात होती है। ये एक छोटा बालक था,
उस समय एक खेल खेला जा रहा था, जिस खेल का नाम क्या था? राजकिलम। क्या नाम था? राजकिलम। राजा को वो मार देने वाला खेल। राजा को क्या है? मार देने वाला खेल। और कुछ ये बताते हैं, इस राजकिलम खेल में ये था भी जो बच्चे हैं उन्होंने अपना अपना क्या बना रखा था? झुंड बना रखा था। 2-3 कहानियां हुई थी जिससे चाणक्य क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। चाणक्य 2-3 कहानियों से प्रभावित हुआ था। भी एक पिंजरा वगैरह था और उस पिंजरे में है वो एक शेर को है वो रखा गया। अब शेर को रखा गया, लेकिन वो शेर ओरिजिनल शेर नहीं था, डुप्लीकेट शेर था। और बच्चों से कहा गया भी आपको है वो बिना हाथ लगाए इसको पिंजरे से क्या करना है? बाहर निकालना है। तो यहां पर है वो दिमाग का प्रयोग करना था। उस मोम के बने हुए शेर को बाहर कैसे? जलाने से मोम क्या हो जाता है? पिघल जाता है। और ऐसी ही योजना किसके दिमाग में आई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के। फिर एक ऐसा खेल खेला गया जिसमें बढ़िया भोजन की व्यवस्था, बच्चों के लिए खाने की चीजें की व्यवस्था की गई, जैसे सेब है, केले हैं, अनार है, बढ़िया बढ़िया फ्रूट रखे गए। ठीक है, भी जो बच्चा दौड़ में फर्स्ट आएगा उसको खाने के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिलेंगे। अब खाने के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन के चक्कर में ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये तो खाने का शौकीन ही बहुत था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा भी हाँ आज मैं दिखा दूंगा सबको भी मिल्खा सिंह मैं ही हूं अपने टाइम का। तो ये बहुत तेज दौड़ लगाएगा। लेकिन एक तरफ से है वो बच्चों को दौड़ाया गया और एक तरफ से अपने वाले पालतू पशु, अपना पालतू पशु कौन सा था? पहला कुत्ता। एक तरफ से है वो किसको? कुत्तों को दौड़ाया गया। आपको पता है भी कुत्ता भी रोटी के लिए बहुत भयंकर दौड़ता है, भूखे कुत्ते हैं वो दौड़ाए गए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य उन कुत्तों से भी तेज दौड़ा था। अब चाणक्य के दिमाग में ये बात आई कि जो बच्चा खाने पीने का शौकीन है, जो खाने के लिए इतना तेज दौड़ सकता है, जो कुत्ते से तेज दौड़ सकता है, वो आगे चलकर है वो क्या बनेगा? बड़ा राजा। फिर वो एक खेल से और प्रभावित हुआ था। भी उसमें ऐसा हुआ भी एक खेल, ये बताते हैं कुछ कहानियां, भी एक कहानी में ये बताते हैं कि उस बच्चे की तरफ ध्यान था। ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसको एक कीड़े ने काटा। अब कीड़े ने काटने के बाद अचानक से उसकी नजर पांव की तरफ गई, खून बहने लग गया। अब वो कीड़ा क्या है? भागकर कहां घुस गया? एक पेड़ में। इधर है वो पेड़ में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? उस बालक ने क्या किया? इस पेड़ की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। मेरे को जो कीड़ा जिसने मेरे को काटा है ना, वो कहां चला गया है? इस पेड़ की जड़ में चला गया है। और मैं उसको पहले खोदूंगा और फिर उसको मारूंगा। चाणक्य समझ गया भी हाँ बड़ा इंप्रेस किया आज इस बच्चे ने मेरे को। और मेरी जो इस बक्की में जो लात मारी थी ना, उस गन्ना नंद ने, उसने बड़ी मेरी बक्की में लात मारी थी, अभी तक मेरे है वो इसमें दर्द है। तो मेरा बदला हो सकता है भी आगे चलकर ये बच्चा ही मेरा क्या लेगा? बदला लेगा। क्योंकि जो दुश्मन को बिल में घुसने के बाद भी नहीं बख्शेगा तो वो बच्चा तो मेरा बदला जरूर लेगा। भी दुश्मन को बख्शने वाला तो है नहीं। एक प्रभावित हो गया। भी तेज धावक गति थी उस बच्चे की, चांद जैसा मुखड़ा था। कैसा था? चांद जैसा मुखड़ा था। और मानते हैं कि मोर पालने वाली जाति से खरीदा था, इसलिए इसका राज्य चिन्ह, मौर्य साम्राज्य का राज्य चिन्ह भी किसे बनाया गया? मयूर को। किसे बनाया गया? मयूर को बनाया गया। अब उस बच्चे को है जो चाणक्य है, चाणक्य उस बच्चे को कितने रुपए में खरीदता है? चाणक्य उस बच्चे को मानते हैं कितने रुपए में? 1000 कारसार्पण। ये उस समय का है वो सिक्का था, उस समय की ये जो मुद्रा थी। क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य है उसमें मुद्रा की बात करें तो 3 प्रकार की मुद्राएं हैं वो चलती थी। एक को बोलते थे कारसापण, एक को पण, और एक कौन सी थी? धरण। कारसापण, पण और कौन से? धरण। ये 3 प्रकार की मुद्राएं हैं। वो कहां थे? मौर्य काल में। अपने को वो हंसी आ रही है भी सर ने लिखा है धरण। ये कौन सी मुद्रा थी? ये मुद्रा थी बड़ी बड़ी धरण है वो निकाल देती है ना, काका बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये तो है उस समय की मुद्रा थी। अब चाणक्य ने है इस बच्चे को खरीद लिया, इस मोर पालने वाली जाति से कुछ मुद्राएं दे दी और इस बच्चे को कहा भी बेटा मैं तुझे है वो पालूंगा,
तेरे को खाने का शौकीन है, मैं तेरे को बढ़िया खाना वगैरह खिलाऊंगा और आने वाले टाइम में तेरे को बढ़िया ऋतिक रोशन बना दूंगा, बढ़िया तरीके से तेरे को दौड़ वगैरह तू लगाता ही है, मैं थोड़ा बहुत तेरे को जिम वगैरह है वो करवा के तेरे डोले सोले बना दूंगा है। और यही हुआ चंद्रगुप्त मौर्य को खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें। लेकिन चाणक्य, ये चाणक्य ब्रह्मचर्य अपनाता था। इसने कह दिया अभी बेटा और तो कुछ भी खा पी, लेकिन ये जो आज की 1 या आज की 2 वाली प्रवृत्ति है इससे तेरे को क्या रहना है, दूर रहना है। वो कहा महाराज मेरे को है वो खाना वगैरह है वो आपने मेरे को इतना बढ़िया है वो होनहार बना दिया, ये आपने मेरे को इतनी बढ़िया शिक्षा दी है, बढ़िया आप खाने पीने के लिए व्यवस्था कराओ। अपने हैं वो दूर रहेंगे, महिलाओं से दूर ही रहेंगे, अपने हैं वो अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप है वो अपने वाला जनेऊ है वो मेरे डाल दो भी, मेरे डाल दो भी, अपने है वो जिंदगी में कभी 15वां संस्कार ही नहीं देखेंगे। ठीक है, चाणक्य है बड़ा प्रभावित हुआ इस बच्चे से। अब क्या है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है वो बड़ा होता है तो उसको कहानी बताई जाती है कि मेरे को एक गंध ने लात मारी थी, उसे गंध का नाम था घना नंदे, उसने मेरे को बड़ा अपमानित किया था और उसने मेरे इतनी जोर से लात मारी भी मैं दूर जाके गिरा था, ऐसे फुटबॉल की तरह उड़ते गए, मैं वहां दूर जाके गिरा और उसके जो है ना आसपास वाले उसके मंत्री वगैरह वो मेरे पर क्या डाल रहे थे, पैसे डाल रहे थे, मुद्रा डाल रहे थे, नचा रहे थे, ऐसे मेरे को कह नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो वो देखो भी मेरे को तो बुलबुल बना रखी थी उन्होंने हैं और मुद्राएं फेंक रहे थे और मैं मन ही मन अब क्या करता, अब मैं तो मन ही मन बोल रहा था कि गंदे गन्ना नंदे बड़ी मारी रे, बिना बता के ठोक दी। तो वही देखो भी उस घनानंद का है वो क्या करना है, तेरे को सर्वनाश करना है। इस चाणक्य ने कहा भी गुरु, चाणक्य ने कहा भी तेरे को है वो घनानंद को मारकर है वो मेरा क्या लेना है, बदला लेना है, वो मेरी असली गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है गुरु कोई बात नहीं है, बताओ कहाँ है वो, मैं भी जाता हूँ आज ही, देखो आप वाली फाइल है वो आज ही सल्टा देंगे। तो चाणक्य ने कहा भी बेटा इतना उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उत्तेजित मत हो बेटा, क्योंकि घनी उसकी सेना थी, घना उसका साम्राज्य था, उसके पास बहुत विशाल सेना थी। इसलिए ये कहानी बताता है भी बेटा अगर अपने है वो कोई चीज खाते हैं, अगर गर्म खाते हैं तो उससे मुंह जलने की है वो संभावना रहती है, लेकिन उसको क्या है ठंडा करके खाएं। और एक कहानी से प्रेरित भी हुआ था, प्रेरित ये हुआ था भी पहले दोनों गुरु और चेला दोनों ने है वो घनानंद को मारने की प्लानिंग बनाई और जितने भी आक्रमण हुए वो क्या हो गए, विफल हो गए। और एक ऊपर से इसने कसम खा रखी थी, चाणक्य ने कसम क्या खा रखी थी, हमने बात की थी ना कि मैं जब तक उस घनानंद को नहीं मारूंगा तब तक अपना ये हेयर स्टाइल ऐसे ही रखूंगा, खुले बाल रखूंगा बिल्कुल है ना, मैं है वो ये अपनी चोटी नहीं करूंगा, इसको नया बांधूंगा, ये ओपन रहेंगे, ये बाल ऐसे खुले रहेंगे। तो क्या ठीक अच्छा गुरु जी का इसलिए आप है वो अपने बाल है वो खुले रखते हो, मैंने सोचा भी कोई फैशन है हैं? अब ये क्या है जब आक्रमण वगैरह करने के लिए जाते हैं उस समय इनका आक्रमण विफल हो जाता है और गुरु और चेला दोनों एक खंडर में घुस जाते हैं। अब दोनों एक खंडर में घुस जाते हैं और गुरु जी उससे चेले को कहते हैं भी देख बेटा बार है गुंडा गया के पिलाओ, क्या नहीं लगता है चले गए, लेकिन बार वाले आदमी को अब ये चंद्रगुप्त मौर्य कह रहा है भी सर है गुरुदेव है आपने आपका बदला लेना है घनानंद से और आप पहले मेरे को भेज रहे हो, अगर मेरे को उसने लटका दिया तो, मेरे को टपका दिया तो, अगर आप है वो बाहर जाके आदमियों को देख के आओगे भी मान लो ऐसे उसमें से है वो ऐसे मुंह निकाल के वो ऐसे देखे उस खंडर में से हाँ चले तो गए, मान लो गुरुजी मर जाए तो चेला तो है बदला लेने के लिए, और उसने कहा भी अगर गुरुजी मैं मर गया तो आपका बदला कौन लेगा, और आपके ये जो बखी का दर्द है ना पांचली वाला ये ऐसे ही रहेगा। तो देखो भी ये चाणक्य भी है वो चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा परेशान किया करता था, रात को 12-12 बजे 1-1 बजे है ना 1-1 2-2 बजे एलो मारतो चंद्रगुप्त हाँ एक फ्लैक्सोन दई एक गोली दी बखी दुख है, तो वो अब रात ने 12-12 1-1 बजे हैं गोली देता वो तो पेट है रात ने 2-2 बजे तो दर्द उठतो है। तो वही देखो भी तो ये चंद्रगुप्त मौर्य
और चाणक्य दोनों ने मिलकर जो योजना पहले बनाई थी वो सारी योजनाएं क्या हो गई, विफल। फिर योजना बनाई गई उस घनानंद के पहले है वो साम्राज्य को, घनानंद के साम्राज्य को वो जाना गया, विकांत तक है वो उसका साम्राज्य है, उसको वो इन दोनों ने जाना। और फिर ये मानते हैं भी एक सैनिक के रूप में है वो एंट्री करवा दी किसके, चंद्रगुप्त मौर्य की। और जब घनानंद पर आक्रमण करता है उस समय है वो सेना को, एक सेना को भ्रमित कर दिया जाता है और उस घनानंद के जाकर अपनी तलवार लगा लेता है गले पर। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब गले पर तलवार है वो लगाते ऐसे ऐसे तलवार लगा के बोलता है हाँ यही है घनानंद है ना, अपने जो बोलते हैं भी ये घनानंद है, तूने मेरे गुरुजी के क्या ठोकी थी, दांत ठोकी थी, मैं आज मिला हूं तेरे से इतने सालों से, मेरे गुरुजी रात के 12-12 1-1 बजे नींदों में करते हैं ऐसे, गंद है घनानंद है, मार दिया रे, बड़ी ठोकी रे हैं। तो वो देखो वो दर्द है। आज बात, तूने मेरे गुरु का अपमान किया है और अपमान करने वाले का क्या काटते हैं, गला काटते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का क्या काट दिया, गला काट दिया। और इस गला काटने के बाद इस सीन को देख रही थी उस घनानंद की बेटी जिसका नाम क्या था, दुर्धरा। क्या नाम था, दुर्धरा। तो दुर्धरा की दुर्दशा, दुर्धरा की क्या हुई थी, दुर्दशा हुई थी, रो रही थी। एक कमरे से वो आवाज आ रही थी, भी कोई मर जाए, अपने घरों में कई बार आवाज आती है ऐसे जोर जोर से। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य वहां भागा भाई, भाग के उस रूम में गया। अब वो रो रही थी और ऐसे कर रखा था नीचे। अब ये चंद्रगुप्त तो बार बार, हेलो देवी जी सुनो, रो क्या होते, ऐसे मत रो आप, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अगर आप रोती हो तो मेरे अंदर कुछ कुछ होता है ना, मेरे अंदर वो फीलिंग आती है कुछ कुछ होता वाली। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, मरम स्पर्शी। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, मरम स्पर्शी। मरम स्पर्शी यानी उसको भी फीलिंग नाम की तो चीज होती थी, उसमें भी फीलिंग होती है ना। अपने कई बार रात को है वो 12 बजे 8 बजे 7 बजे कई बार सीरियल देखते हैं, सीरियल देखते हैं तो कई बार ऐसी घटना हो जाती है, या फिल्म में है वो, जैसे बाहुबली फिल्म है, बाहुबली को है वो साम्राज्य से बाहर निकाल दिया और उस समय रात को 12 बजे वो शिवगामी देवी है उसको बोलते हैं मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो उस समय जो फीलिंग आती है ना, ऐसे अपने बोलते हैं ऐसे फीलिंग अंदर से, क्यों अपना साम्राज्य था क्या, वो भी अपने साम्राज्य का अंत कर दिया क्या। लेकिन अपने को अंदर से जो फीलिंग आती है, विदाई के समय आप देख सकते हो, विदाई के समय मान लो इससे अपने कोचिंग के बाहर है, कोई विदाई हो रही है, कोई लड़की की विदाई, अपने उसको जानते ही नहीं है, और वो लड़की है वो रो रही है, और रे मम्मी और रे पापा कह के देखते हैं ना, 85 किलो की बाई है और जाके से पापा और रे पापा, पापा कहे जा ए बेटा तू हैं, वो विदाई ए बेटा तू जा ए मसा मेरे जी टिकी है। तो वही देखो भाई उस समय जो फीलिंग आती है वो कौन सी, मरम स्पर्शी फीलिंग आती है अंदर से। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, मरम स्पर्शी था। उसने कहा भी दुर्धरा को भी तू रोन है, तू रोती हुई बड़ी गंदी लगती है। अब है वो दुर्धरा ने अचानक से ऊपर की तरफ है वो मुंह किया, तो उसने कहा वाह सो नाइस है, इतनी सुंदर है, वो रो रही है। फिर रो क्यों रही है बताओ तो सही। इस दुर्धरा ने कहा एक तो मेरे बाप को रगड़ दिया और ऊपर से मेरे को पूछ रहा है, फिर रो क्यों रही है, और क्या करूं तो यहाँ रोएंगे। फिर दुर्धरा, अब चंद्रगुप्त मौर्य है वो दुर्धरा को इंप्रेस करने के लिए, ये नहीं है कोई चॉकलेट लेके आया आके इंप्रेस करने के लिए, ये इसको दुर्धरा को इंप्रेस करने के लिए बोलता है भी अगर मेरे को पता होता ना भी ये घनानंद है वो तुम्हारा पिता है तो मैं घनानंद को मारता ही नहीं, अपने इसको लटका देते, किसको, चाणक्य को। तो ये है वो इंप्रेस हुई। पर ये दुर्धरा भी जानती थी भी इसने, इसके पिता ने है वो जनता को परेशान किया था, जनता परेशान होकर ही तो मिलने गई थी, किससे, चाणक्य से, है ना। और घनानंद ने क्या कर दिया भाई, अपमान कर दिया उस चाणक्य का। और यहीं से क्या हुई थी, दुश्मनी, यहीं से क्या हुई थी, दुश्मनी हुई थी। तो यहां देखो ये दुर्धरा, तो अब देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य और कौन है, दुर्धरा, इनकी पहले आगे चलकर क्या होगी, शादी होगी। जब ये बार बार दुर्धरा के पास जा रहा था ना, तो इसको कौन देख रहा था, चाणक्य को देख रहा था। आई हेट वुमेन है ना, महिलाओं से क्या करता था ये, नफरत। ये चाणक्य कहता था ये जो महिलाएं हैं, लड़कियां वगैरह हैं, ये सिर्फ 4 दीवारी तक ही सीमित होनी चाहिए, इन्हें कोई शिक्षा वगैरह का कोई अधिकार है नहीं देना चाहिए। ये कथन किसका है, चाणक्य का है। ये चाणक्य खुद तो ब्रह्मचर्य का है वो पालन करता था,
हैं, ना तो ब्याह करूं ना करण दूं, ऐसी फीलिंग, ऐसी इसी प्रकार का है वो ये चाणक्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य, इस चंद्रगुप्त मौर्य के भी है वो एक्सपायर डेट है वो पास में है कि ये सोचे भी गुरुजी थे तो कौन करो, लेकिन मैं तो आज है वो इसको लेके ही जाऊंगा। अब है वो ये चाणक्य इसको देख रहा है बार बार भी, ये बार बार उस रूम की तरफ जा रहा है। अब अचानक से चाणक्य है वो कहता है अरे चंद्रगुप्त, बार बार है वो कहाँ जा रहा है। और चाणक्य समझ गया अभी आज तो लड़का है वो हाथों से चला गया है ना, आज तो है वो ये मेरा लाडला है वो बिगड़ गया है। अब उसने कड़े स्वर में पहली बार चाणक्य के सामने बोला था गुरुजी वो वहां रो रही है, मेरे को ये बात है वो अच्छी नहीं लगती। तो मैंने तू मेरे है वो नियम तोड़ेगा, तो गुरुजी आज नियम टूट सके, बिंगो दिल टूट गयो हैं, मेरो दिल टूट जाएगा नहीं तो यही। तो देखिए भाई ये चाणक्य अब चंद्रगुप्त मौर्य को इंप्रेस करने के लिए, ठंडा करने के लिए, क्योंकि चाणक्य समझ गया है ना, अपने बोलते हैं ना नौकरी छोकरी और ट्रेन, इनका कभी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए हैं। अब कहीं ये इस दुर्दशा को पाने के लिए है वो किसको, चाणक्य को टपका सकता है। अब चाणक्य ने कहा अरे चंद्रगुप्त बेटा, चंद्रगुप्त कोई बात को नहीं, आज मैं ते आज तूने है वो मेरा बदला लिया है, मेरा दिल है वो गार्डन गार्डन हो गया, मैं बड़ा खुश हूं आज तूने मेरा बदला लिया है, मैं बड़ा खुश हूं। और आज मैं तेरे को है वो एक गिफ्ट देता हूं भी, मैं तेरे को है वो 15वें संस्कार की छूट देता हूं। 15वां संस्कार कौन सा, विवाह, मैं तेरे को है वो विवाह की छूट देता हूं, एक नहीं कितने 4 ब्याह। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा फिर यस अब लाएंगे भारतीय, अंग्रेजनी, विदेशी, सिंधी, नेपाली भर दूंगा दरबार ने रानियों भी अपने हैं वो भर देंगे इसको दरबार को भी, ठीक है अपने वाला जो साम्राज्य है उसमें रानियों की कमी नहीं होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की है वो पहले जो शादी होती है वो किससे होती है, दुर्दशा से होती है। और चाणक्य ये कहता है भी तू शादी तो कर सकता है लेकिन मेरा जो प्रशासन है, ये जो मेरा जो संचालन जो हो रहा है ना, जो मेरी प्रशासन के बीच में कभी कोई महिला नहीं आनी चाहिए। आपने देखो समाज में कह नहीं जठा आदमी बैठे हो बैठे लुगाइया की चौधर है वो नहीं हुए हैं, क्योंकि लुगाइया आपके टाइम में बहुत चौधर करी। तो हम कल है वो जानेंगे किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बाद जानेंगे किसके बारे में, बिंदुसार के बारे में, इसके बारे में बिंदुसार, और फिर जानेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। कल मिलते हैं 11 बजे, यहीं से क्लास शुरू होगी। ओके थैंक यू क्लास। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।